अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान इसराइल जंग के अंदर पाकिस्तान की जानिब से कुछ बड़े दबंग फ़ैसले किए गए हैं। जब पूरा आलम इस्लाम तमाशा देख रहा है, खामोश तमाशाई बना हुआ है, सिर्फ तमाशाई ही नहीं बल्कि अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है, रीफ्यूलिंग करवा रहा है और ईरानी मिज़ाइल और ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने कुछ तगड़े फ़ैसले किए हैं और पूरी इस्लामी दुनिया पर पाकिस्तान ने बर्तरी हासिल कर ली है। नंबर 1 ख़बर यह है कि पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फुल फ्लैज एक्टिव कर दिया है, भरपूर तरीके से एक्टिव कर दिया है। ईरानी बॉर्डर के साथ एक्टिव है और दुनिया और मुल्क भर में जो डिफेंस सिस्टम है या जो रेडार सिस्टम है वो अलर्ट पर चला गया है। नंबर 2, पाक फ़िज़ाइया को ये कह दिया गया है कि आपने अलर्ट रहना है। किसी किस्म का कोई जहाज़, कोई मिज़ाइल, कोई मशकूक एक्टिविटी इस खित्ते के अंदर होती है या पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर होती है या पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, तो 1 सेकंड से पहले आपने रिस्पॉन्स करना है और उसको गिराना है, जैसे आपने भारत को सरप्राइज़ दिया था। ये तो हो गया कि दिफाई मैदान के अंदर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अगर हम ईरान के अंदर जाकर लड़ नहीं सकते तो कम अज़ कम हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जो कि बड़ी बात है। नंबर 2, पाकिस्तान ने कुछ और बड़े फ़ैसले किए हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की और ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की जो भी एक पॉलिसी है वही लाइन उनकी थी। उन्होंने कहा कि देखें, ईरान को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस फोरम पर ज़रूरत होगी, चाहे वो UNO के अंदर हमारी हिमायत की ज़रूरत हो, चाहे किसी और जगह पे, चाहे किसी किस्म का मामला हो, हमें बताएं, हम हाजिर हैं। हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, नहीं तस्लीम करेंगे। हमारे लिए वो एक दुश्मन मुल्क है, हमारे लिए वो एक इंतहा पसंद मुल्क है। हम हर सतह पर जाकर हर लिहाज से ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात, ईरान के जो मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो ये बड़ी बोल्ड गुफ्तगू है। इस्लामी ममालिक मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि कहीं ईरान कोई कुछ कह ना दे, कोई मदद ना मांग ले, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही हर किस्म की मदद का ऐलान कर दिया है और साथ में एंट्री हुई है, पहले भी आपको बताया था, चाइना की। और चाइना ने वाज़े तौर पर खुल्लम खुल्ला कहा है कि इसराइल ने रेड लाइन नहीं, रेड लाइंस क्रॉस की हैं। पहले उन्होंने हमला किया, फिर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया। अगरचे ईरान की जानिब से अभी बड़ी अच्छी खबर आई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि हमें पता था कि ये अटैक किसी वक्त हो सकता है, लिहाजा जो भी हमारी न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ से हमने मवाद किसी और जगह मुंतकिल कर दिया था, लिहाजा हमारा कोई बड़ा इस हवाले से नुकसान नहीं हुआ। हमने मवाद पहले से ही रीलोकेट कर लिया था, तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी तरफ ईरान और भारत की दोस्ती, कोई शक नहीं, भारत ने हमेशा ईरान को तरजीह दी और ईरान ने भारत को तरजीह दी, इवन पाकिस्तान पर तरजीह दी। कुलभूषण यादव जो ईरान के रास्ते बलूचिस्तान आया, सारा मामला हुआ, वो आपको पता है। और फिर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमेशा से, और सऊदी अरब ईरान के ख़िलाफ़ था, तो इस वजह से पाकिस्तान और ईरान के कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और इंडिया को इसका फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा था। लेकिन भारत, जब पाकिस्तान और भारत की जंग लगी ना तो ईरान ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, इंडिया गए, समझाने की कोशिश की, सारा कुछ उन्होंने किया। लेकिन अब जब ये हमला हो गया तो आपको पता है नेतन्याहू ने जो पहली या दूसरी कॉल किया ना वो मोदी को की है। और फिर जो आज रॉ का एक बड़ा नेटवर्क ईरान के अंदर पकड़ा गया है, कोई 90 के करीब लोग पकड़े गए हैं जो कि मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इसराइली खुफिया एजेंसी के लिए। लिहाजा पाकिस्तान का आप किरदार देखें और मोदी का किरदार देखें, यानी ये किस तरह के अजीब व गरीब लोग हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ईरानी तैयारे कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या तबाही मचाई है और किस तरह से अमरीकी सफ़ीर ने मान लिया है। अमरीकी सफ़ीर कहता है रात को 5 दफ़ा मुझे बंकरों में छुपना पड़ा और मैं तमाम लोगों से कहता हूं कि बंकरों के करीब रहें, सुरंगों के करीब रहें, किसी वक्त भी आपको छुपना पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान के 2 मज़ीद जर्नैलों के मारे जाने की इतलाआत हैं। प्रेस टीवी ईरान का जो सरकारी टीवी है उसकी जानिब से कहा गया है कि सीनियर ऑफिशियल ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेस जनरल मेहदी रोबानी एंड जनरल गुलाम मिर्ज़ा मेहराबी वर मर्डर्ड इन ज़ायनिस्ट रजीम अटैक इन तहरान। तो ये 2 जर्नैल हैं जो एक खुफिया एजेंसी का चीफ भी था, तो उनके बारे में इतलाआत आ रही हैं कि वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। इसके अलावा इस वक्त तबरेज़, ईरानी शहर तबरेज़ पर हमले जारी हैं और भरपूर तरीके से ईरान भी जवाब दे रहा है, लेकिन ईरान पर भी हमले हो रहे हैं। और ज़ाहिर है ईरान पर अगर हमले हो रहे हैं तो उसके अंदर ज़ाहिर है वो इस्लामी दुनिया का एक बड़ा किरदार है। इस्लामी दुनिया अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल होने दे रही है
اور وہاں سے میزائل آئے، جہاز اڑ کے آتے ہیں تو انٹرسیپٹ وہ نہیں کر رہے، سیدھا آنے دے رہے ہیں، تو اس وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ایران نے تل ابیب کے اندر واقع کریا کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے، جو اسرائیل کا مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر اور امریکی پینٹاگون کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح امریکہ کے اندر پینٹاگون ایک طاقتور جگہ ہے، اس کو بھی اسرائیلی پینٹاگون کہا جاتا تھا، تو اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، خبر یہ ہے کہ نامعلوم جنگی طیارہ اسرائیل داخل ہو گیا ہے اور اس نے جم کر وہاں پر بمباری کی ہے اور پھر وہ اچانک غائب بھی ہو گیا۔ اسرائیل کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں سکا اور حیران و پریشان ہے کہ یہ سب ہو کیسے گیا، یعنی کیسے یہ نامعلوم طیارہ۔ خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیا بتا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، یہ ذرا خود سن لیں۔ اسرائیلی شہر ایلات میں داخل ہو گیا۔ ایلات کی فضاؤں میں جنگی طیارے کی پروازوں کے بعد دھماکے سنے گئے ہیں اور طیارہ واپس روانہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر کی تصدیق کر دی۔ ساتھ ساتھ اطراف میں کیا ہوا، ایک طیارے کی شناخت کرنے میں بھی اسرائیل ناکام ہو چکا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال، نامعلوم جیٹ طیارہ اسرائیلی شہر ایلات میں داخل ہو گیا۔ ایلات کی فضاؤں میں جنگی طیاروں کی پروازوں کے بعد دھماکے سنے گئے اور طیارہ واپس روانہ ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے خبر کی تصدیق کر دی۔ جی، اسرائیل کو پتہ تک نہیں چل سکا، اسرائیل کو یہاں تک پتہ نہیں چلا کہ یہ طیارہ ایون کہاں سے اڑا، کس کا ہے، کون سا ہے، کہاں سے آیا۔ کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم طیارہ۔ تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاملات کتنے مشکل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آئرن ڈوم کے حوالے سے خبر ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور بات اس سے نکل چکی ہے۔ اب ذرا میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ کیوں پاکستان کی جانب سے ایران کی سپورٹ کا اعلان کیا گیا، کیونکہ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ یمن، فلسطین، سیریا، لبنان اور لیبیا، اس سے ہوتے ہوئے پھر وہ عراق میں آئے، عراق سے ہوتے ہوئے وہ آئے ایران اور افغانستان، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سارے ملکوں کو ایک ایک کر کے تباہ کر کے وہ ایران تک پہنچ گئے ہیں، پاکستان کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جنگ آگے نہ پہنچے، یعنی پاکستان ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے۔ ایران جس نے ایٹم بم ابھی بنایا نہیں، اس سے اتنا خطرہ ہے، تو جس نے بنایا ہوا ہے، جس کے پاس موجود ہے، اس کا ڈر کیوں نہیں ہوگا اور اس سے انسیکیورٹی کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ وہ بڑی وجہ ہے جس وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ چائنا بھی کھڑا ہو گیا ہے، رشیا بھی کھڑا ہو گیا ہے، اور پاکستان نے بھی چائنا، روس اور ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور ہر طرح سے ایران کی مدد کی جائے گی۔ اور یہ ایرانیوں کے لیے ظاہر ہے ایک مشکل وقت ان کے لیے ہے، اور اس مشکل وقت میں یہ ایک سپورٹ ہے، اور عالم اسلام کے منہ پر بھی ایک بڑا تماچا ہے، جو امریکہ کے اندر 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری تو کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر وہ 1 روپیہ لگانا دور کی بات، خاموش حمایت کا بھی اعلان نہیں کر پا رہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔